जो लास्ट टाइम करवाए थे उसमें कोई डाउट है? दोबारा फिर बोल रहा हूँ, आज देखो, एक तो लास्ट टाइम हमने काफी टाइप के क्वेश्चंस करे थे। जैसे कुछ तो ये करे थे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताओ, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताओ, ये सब चीजें है ना। तो ये सारे थ्योरी का ही पार्ट है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। टॉपिक तो एक हो चुका है कि एनपीआर, एनसीआर, फैक्टोरियल आर। अभी जैसे मैंने कहा था, आज अगर टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो कल के लेक्चर में गैप मेथड पढ़ेंगे, बंडल मेथड पढ़ेंगे। उनकी थ्योरी कुछ नहीं है। बाइनोमियल में ऐसे हमने बहुत सारे टाइप करे थे क्वेश्चंस के, जिसमें थ्योरी कुछ नहीं थी, क्वेश्चन से ही करना सीखा था। जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन वाले सवाल हो गए। इस बार गैप मेथड आएगा, बोल दिया जाएगा कि 5 लड़कों को बिठाओ, ये वाले 2 लड़के साथ में नहीं बैठने चाहिए, इसमें गैप मेथड यूज करते हैं। या फिर ये 2 लड़के साथ में ही बैठने चाहिए, गैप, उसको बोलते हैं बंडल मेथड। एक आएगा बैगर मेथड, भिखारी वाला है। मतलब 3-4 मेथड है, अलग अलग टाइप के सवाल है कि अगर एपी बनानी है तो उसको कैसे बनाते हैं। तो वही थ्योरी है, उसको ही बार बार पढ़ना है अपने को। ठीक है, शुरू में सवाल मैंने उस टाइम भी बोला था नहीं होंगे, शुरू में क्या एंड तक भी नहीं होंगे, क्योंकि मान लो एपी वाला सवाल है। अब जैसे मैं अभी आज या कल में क्वेश्चन करवाऊंगा कि 100 नंबर है, उनमें से 3 नंबर सिलेक्ट करो कि वो एपी बनाए। अब ये तुम्हारे लिए ऑब्वियसली नया सवाल है, तुम्हें नहीं पता कि इस सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। दिमाग लगाकर थोड़ा बहुत हाथ पैर मार सकते हो, लेकिन जब चैप्टर खत्म होगा तब होपफुली सारे क्वेश्चन होने वाले होंगे। तो शुरू में अगर एक भी सवाल नहीं हो रहा, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ट्राई मारो अलग अलग तरीके से कि हाँ ये कर सकते हैं, भले ही बड़े तरीके से सोचो। टूल्स तो है ही अपने पास, वही है एनसीआर, एनपीआर, फैक्टोरियल। एनपीआर भी यूज नहीं करना अपने को। अब ये क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई एक एन साइड का पॉलीगन है तो उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे। डायगोनल पता है ना सबको क्या होते हैं? क्वेश्चन करके आए हो ये वाला, आंसर आया? क्या आएगा? ठीक है, और किसी का कोई आया हो कुछ? सही है आंसर। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। अगर मैं किसी क्वेश्चन को करने के 2 मेथड बता रहा हूं तो दोनों मेथड नोट करने होंगे तुम्हें। मान लो ये एन साइड का पॉलीगन है, तो हमने बात करी थी कि अगर एन साइड का पॉलीगन होगा, नहीं पारस पहले से क्लास स्टार्ट नहीं है, अभी स्टार्ट हुई है, बस टाइम हो गया होगा अब तो। हाँ 12 हो गया बस। तो मान लो ये एन साइड का पॉलीगन है, इसके कितने वर्टेक्स होंगे? एन होंगे। हम एक इनको नाम दे लेते हैं, ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, यहां पर कहीं चौथा आएगा। जब पूरा ऐसे घूम फिर के आ जाएंगे, यहां पर कौन सा पॉइंट होगा? एन। यहां पर कौन सा होगा? n-1, यही होगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हो तो इसके लिए तरीका ये होता है। डायगोनल, दोबारा बोल रहा हूं, सबको पता है ना क्या होता है, कि जैसे अगर मान लो 1 से बनने वाला, जैसे मान लो ये हेक्सागन है, इसमें कौन कौन से डायगोनल बनेंगे? जैसे मान लो ये ए है, बी, सी, डी, ई और एफ। ए बी को डायगोनल बोलेंगे अपने? नहीं। डायगोनल कौन होगा? ए सी होगा, ए डी होगा और ए ई होगा। मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर एक वर्टेक्स को अपने एडजेसेंट वर्टेक्स, जो साथ में लगता हुआ वर्टेक्स है, उसके अलावा किसी से ज्वाइन करोगे तो वो डायगोनल आएगा। ठीक है, जैसे बी को किस किस से ज्वाइन करोगे? ए और सी के अलावा सबसे ज्वाइन करोगे, बी एफ, बीई। सी को बी और डी के अलावा सबसे ज्वाइन करोगे, ए से ऑलरेडी कर चुके, और किससे करोगे? एफ से, और किससे करोगे? ई से। बन गया जो बनना था बस। अच्छा बीडी रह गया, और हो गए डीएफ रह गया। तो ये जो अंदर में जितनी भी लाइंस बनी है, ये सभी हमारे पास क्या बने? डायगोनल्स बने। डायगोनल का मतलब ये होता है। तो डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या करने हैं? लाइन सेगमेंट बनाने हैं ना। लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? जैसे ट्राइंगल के लिए 3 चाहिए होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4। इसके लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? 2। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास टोटल n पॉइंट्स हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन कर लेता हूं। तो यहां पर जो NC2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स। एनी 2 पॉइंट्स, फर्क नहीं पड़ता वो कैसे हैं, लेकिन ये काम करने में थोड़ी सी गड़बड़ है। मान लो मैंने कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करने थे, मैंने 1 वाला और 2 वाला सिलेक्ट कर लिया, इससे डायगोनल बनेगा? नहीं बनेगा। तो कुछ केसेस फालतू आ रहे हैं, तो उन केसेस को बैलेंस करना पड़ेगा किसी तरीके से, माइनस वगैरह करके। तो हम ये कहेंगे एन में से 2 पॉइंट उठा लिए, डायगोनल कब नहीं बनेगा? जब वो साइड बन जाएगी।
जैसे 1 और 2 को ज्वाइन करा तो वो डायगोनल ना बनकर क्या बनी, साइड बनी। जब जब साइड बनेगी वो पॉइंट्स, वो केसेस हमारे डिस्कार्ड होंगे, दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। कितनी साइड्स हैं हमारे पास, उनको माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। जहां पर n माइनस क्यों किया गया, क्योंकि ये नंबर ऑफ साइड्स हैं। समझ में आया क्या किया? एक तरीका तो ये हो सकता है, सबसे सिंपल तरीका तो वैसे तो यही है। दूसरा मेथड इसी को करने का क्या हो सकता है, कोई सोचने का तरीका जैसे करोगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। मेथड 2 हो सकता है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए। तुम क्या करो, पहले कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो। टोटल कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, n। तो n में से एक पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, n होंगे। कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो। फिर मैंने क्या कहा था, जैसे ही हमने n लिखा वैसे ही कोई ना कोई पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं ना। एग्जांपल के लिए मान लो 1 वाला पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे डायगोनल बनाने के लिए एक पॉइंट और सिलेक्ट करने। 1 को दोबारा कर सकता हूं मैं सिलेक्ट, 1 और 1 को ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट ही नहीं बनेगा। अच्छा, 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल नहीं बनेगा, साइड बनेगी। n को ले सकते हैं, नहीं। तो 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, n नहीं आ सकता। एक पॉइंट सिलेक्ट करते ही हमारे पास अब कितने ऑप्शंस बचे, टोटल पहले n थे, अब कितने बचे, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन जरूरी है। सही है ये काम इतना, ये आंसर सही है या गलत है? क्यों आएगा बाई 2? सही बात है। तो ये इसी चीज को सिखाने के लिए मेथड 2 बता रहा हूं, डिवाइड बाई 2 आता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम टुकड़ों में सिलेक्शन कर रहे हो, पहले एक चीज उठाई फिर दूसरी चीज उठाई। अरेंजमेंट तुम ना भी चाहते थे तो अपने आप हो गई। क्योंकि याद करो, जब हमने एनपीआर फॉर्मूला प्रूव करा था तो हमने क्या लिखा था, पहले प्लेस को फिल करने के n ऑप्शंस, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3। टुकड़ों में फिल कर रहे थे ना प्लेसेस को। जैसे जैसे टुकड़ों में प्लेसेस को फिल कर रहे थे वैसे वैसे अरेंजमेंट भी साथ साथ हो रही थी। या अरेंजमेंट करने के लिए मुझे अलग से फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई करना पड़ा था? प्रूफ चेक करो उसका। n-1 n-2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा था, फैक्टोरियल आर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा था। तो टुकड़ों में जब भी चीजों का सिलेक्शन करोगे तो उनकी अरेंजमेंट अपने आप हो रही है, तुम ना भी चाहते हो तब भी। ठीक है। अब नॉर्मली बच्चों का डाउट ये आता है कि मैंने एक और क्वेश्चन करवाया था, वो भी पेज निकालो। 5 रेड बॉल हैं, 6 ब्लू बॉल हैं। 6 बॉल का सिलेक्शन करना है, हर कलर की कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन निकालो, वो पेज निकालो जल्दी से। अब वहां पर हमने टुकड़ों में सिलेक्शन करा था कि 2 रेड 4 ब्लू, 3 रेड 3 ब्लू, या 4 रेड 2 ब्लू। वहां पर टुकड़ों में सिलेक्शन करना वाजिब था, सही था। क्यों था? क्योंकि अलग अलग जगह से कर रहे थे। एक रेड बॉल का कलेक्शन है, एक ब्लू बॉल का कलेक्शन है, इसमें से निकाली, इसमें से निकाली। लेकिन हमने कहीं पर भी ये नहीं करा कि रेड बॉल का कलेक्शन है, पहले इसमें से एक बॉल निकाली फिर दूसरी बॉल निकाली। अगर एक ही जगह से टुकड़ों में सिलेक्शन करोगे तब दिक्कत आएगी। अलग अलग जगह से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि कुछ यहां से कुछ यहां से, लेकिन एक ही जगह से बार बार अलग अलग करोगे तो अरेंजमेंट होगी। और अरेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने लोगों की अरेंजमेंट हुई है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे किसी एक बच्चे का डाउट भी आया था व्हाट्सएप पर, मैं भूल गया क्या डाउट था, लेकिन इसी चीज पर था वो। टुकड़ों में सिलेक्शन नहीं करना, अगर करना है, मजबूरी हो गई कभी की करना ही पड़ेगा, तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो n इंटू n-3। और ये हो क्यों रहे हैं ये भी शायद होपफुली समझ रहे होगे। जैसे मान लो मेरे पास 3 लेटर है ABC, मैं कहूं कि मुझे 2 का सिलेक्शन करने, 3 में से 2 का, तो वैसे तो अपने क्या लिखते हैं NCR से 3C2, ये आना चाहिए 3। लेकिन मान लो मैं लिखूं कि मेरे पास पहले 3 ऑप्शन है, कोई भी ले लिया, मान लो A आ गया, फिर 2 ऑप्शन है तो 3 इंटू 2 6। चेक करो, ऑब्वियसली डबल आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि केसेस रिपीट कर गए। जब तुमने 3 ऑप्शन लिखे तो तुमने क्या करा, पहला लेटर सिलेक्ट करे। पहला लेटर मान लो तुमने A सिलेक्ट करा, उसके बाद B सिलेक्ट करा। एक बार तुमने पहले B सिलेक्ट करा फिर A सिलेक्ट करा। सिलेक्शन के केसेस ये दोनों सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि अरेंजमेंट होगी अपने आप। AB वाला और BA वाला जो एक बार काउंट करना था उनको कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। तो दिक्कत आ गई ना। तो अरेंजमेंट होगी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है जो बात बोली है? अब लिखना चाहो तो जो चीज समझाइए उसको हिंदी बनाकर इंग्लिश बनाकर लिख लो, या मैं लिखवा देता हूं।
if a certain number of objects are to be selected from a collection, we never select the objects in parts, या कह लो इंस्टॉलमेंट्स, जो भी वर्ड यूज करना चाहो। कोई और ढंग का वर्ड मिल रहा है इसको बोलने के लिए? क्या किसमें? इन पार्ट्स और इंस्टॉलमेंट्स लिख लो, इससे अच्छे वर्ड तो यही है। तो टुकड़ों में, पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, एक कलेक्शन में से। अलग अलग कलेक्शन है तो करते रहो, वो तुम्हारी बात छूट है, क्योंकि उससे होगा क्या, इनवॉलंटरी अरेंजमेंट हो जाएगी। इनवॉलंटरी मतलब जो हम नहीं चाहते थे वो अरेंजमेंट भी हो गई अपने आप धक्के से, और मजबूरी हो तो करना पड़ेगा। और आंसर घर जाकर चेक कर लेना, nc2 माइनस n से जितना आएगा उतना ही n इंटू n माइनस 3/2 दोनों बराबर आएंगे। करके दिखाओ या कर लोगे? ना तो तुम करोगे ना करके दिखाना है, बस ठीक है मान लिया सर कह रहे हैं तो आ ही रहा होगा। नोट करो जल्दी से। और भी कोई क्वेश्चन दिया था? यही दिया था बस। साइड्स को माइनस भाई इसलिए किए क्योंकि जब हमने nc2 पॉइंट्स उठाए थे, n में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन करा था, तो हमने कंडीशन नहीं लगाई कि वो एडजेसेंट है, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है या नॉन कंसेक्यूटिव है। तो ऐसा होगा जब हमने n में से 2 पॉइंट उठाए, तो जैसे 1 और n वाला पॉइंट सिलेक्ट हो गया, तो अगर इनको ज्वाइन करूंगा तो डायगोनल ना बनकर साइड बनेगी, तो वो वाले केसेस एक्स्ट्रा काउंट हुए। तो डायगोनल्स काउंट करने के लिए हमें उन केसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एक्स्ट्रा केसेस काउंट हुए हैं? जब जब साइड बनेगी, कितनी साइड है हमारे पास? n साइड का पॉलीगन है तो n साइड से। तो जब जब 2 पॉइंट कंसेक्यूटिव पॉइंट्स उठाएंगे, वो साइड वाला केस माइनस करना होगा। वो n केसेस हैं तो उनको माइनस कर दिया, तो बाकी बचे हुए जो भी लाइन सेगमेंट होंगे वो अपने आप डायगोनल्स होंगे। ये काम किया हमने। सेकंड मेथड में हमने ये बोला है कि पहले एक पॉइंट उठा लो, जो तुम्हें मन करे, n में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो। n में से एक पॉइंट का सिलेक्शन करने के वेज nc1 यानी n। मान लो 1 वाला पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब डायगोनल बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस सिलेक्ट हो। अब 1 वाले को दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हो ही चुके। इसके साथ वाले वर्टेक्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर साथ वाले वर्टेक्स लिए तो डायगोनल ना बनकर साइड बनेगी। तो 1 वाला भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, n भी नहीं आ सकता। टोटल n पॉइंट्स थे जिसमें से 3 ऑप्शन कम हो गए, तो कितने ऑप्शंस बचे? n-3। n-3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट का सिलेक्शन करने के वेज n-3c1 यानी n-3 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों पॉइंट चाहिए थे। टुकड़ों में काम किए तो 2 पॉइंट की अरेंजमेंट होगी, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ये आंसर है। नहीं, डीपीपी अभी नहीं भेज रहा, अभी ज्यादा टॉपिक कवर हुए नहीं है तो कर नहीं पाओगे कुछ। कुछ वैसे होमवर्क दे दूंगा आज 3-4 क्वेश्चन। कर लिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In a plane, there are 10 points. 5 of which are polylinear. Find the number of straight lines that can be formed using these points. बताओ जल्दी से क्या आएगा?
नहीं देवांश ये नहीं आएगा। 15 तो पॉइंट ही नहीं है, किस कहाँ क्या करें। सोच लो, बाद में पूछ लूंगा किसका क्या आंसर आ रहा है, बता दूंगा किसका सही आ रहा है गलत है, पहले सोच लो। बाइनोमियल की कर ली, उसके बाद बुकलेट जहां तक डिस्कस हुई थी जल्दी से निपटा लो, उसके बाद पीएनसी की भी भेजूंगा ग्रुप में, तो वो भी करनी होगी। कर लिया क्वेश्चन? रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, वैल्यू निकालो प्रॉपर कितनी आ रही। छोटा ही नंबर है ना, 10C2 5C2 जो भी कह रही हो, छोटा ही नंबर होगा, निकाल लो एक बार। पूछा मैंने अभी, मैंने क्या, मंदबुद्धि से बच्चे हो तुम लोग, वैसे वर्ड यूज नहीं करना होता, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता, लेकिन हो तुम लोग। जिसने जो करना था कर लिया, अपना आंसर आगे सकता। अब बताओ, 1 मिनट पहले मुझे निकालने दो कितना आ रहा है। हाँ बताओ। 45 किस किस का आ रहा है? 45 गलत है, और बताओ किसका क्या? 55 किस किस का आ रहा है? गलत आ रहा है। 35 किस किस का आ रहा है? गलत है। 105 तो बहुत दूर हो गया बच्चे। 36 आएगा। कैसे आएगा? लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। इसके भी 2 मेथड हो सकते हैं। अब इस सोच पर डिपेंड करता है, या तो तुम ये सोच लो कि मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो रैंडम कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 10 में से कोई भी 2 रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करे। लेकिन इससे एक नुकसान होगा, जैसे अगर तुमने मान लो 6 और 7 को ज्वाइन करा तो एक यूनिक लाइन आएगी। अगर तुम 9 और 10 को यूज कर रहे हो तो एक यूनिक लाइन आएगी। अगर तुम 9 और 8 को यूज कर रहे हो तो एक यूनिक लाइन आएगी, चलती जाएंगी। अच्छा 1 और 2 को ज्वाइन करोगे तब भी एक लाइन तो आएगी, लेकिन मान लो तुमने 3 और 5 को ज्वाइन कर दिया, तब जो लाइन आएगी सेम लाइंस होंगी या नहीं होंगी? अगर मैं 1 और 2 को ज्वाइन करूं या 2 और 3 को या 3 और 5 को, इन 5 में से कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन करके अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन सेम आएगी, अलग अलग आएगी? सेम आएगी। नींद आ रही है? बंद कर लेते हैं ताम झाम, क्यों चालू कर रखा है हमने? तो ये जो मैं बताने वाला हूँ वो आता है, आंसर नहीं आ रहा लेकिन ये आता है। तो फिर ये जब देख ही नहीं रही, समझ नहीं आएगा, तो फिर पड़ोसी से तो कैसे समझेगी? फिर बाहर आके पूछेगी, या पड़ोसी से। अगर पड़ोसी से समझना है तो फिर मिलके फीस दे दो आधी आधी, एक क्लास तू आ जाए कर, एक क्लास वो आ जाए कर, एक दूसरे को समझा लिया करो, तो समझ लेना। अगर नहीं आ रहा तो वही तो सिखा रहा हूं ना कि क्या कमियां होती हैं, क्या गलतियां होती हैं। तो हो ये रहे कि अगर इन 5 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो उससे जो लाइन आएगी वो सेम ही आएगी, तो एक ही लाइन को हम बार बार काउंट करे जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो उन केसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो इन 5 में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन करने के कितने वेज हैं? 5C2। 10 में से कोई भी 2 रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करे, लाइन बनेगी। लेकिन इन 5 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो हमेशा सेम लाइन बनेगी, बार बार रिपीट हो रहे थे, उन केसेस को माइनस कर दिया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत और आ गई, ये लाइन जितनी बार बन रही थी उतनी बार ही माइनस कर दी। एक बार तो काउंट करनी है ना इसको, अगर एक बार भी काउंट ना करे तो गलत हो जाएगा। एक लाइन तो बन ही रही है, तो इसलिए कितना करना पड़ेगा? +1। 10C2 - 5C2 +1, आंसर कितना आ गया? 36। अब वही मैं कह रहा था, हर क्वेश्चन में मैं लिख नहीं पाऊंगा, अपने आप लिखते जाना जब टाइम मिले। अभी क्लास में मिल रहा है बहुत बढ़िया, नहीं तो घर पे लिख लेना। 10C2 से क्या करे, 5C2 से क्या करे, 1 से क्या करे। मेथड 2 क्या हो सकते हैं? मान लो तुम इन चक्करों में ना पढ़ना चाहो, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहो,
तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? पहले तो तुम एक काम करो, इन 5 में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो जो नॉन कोलिनियर है। कोई दिक्कत आएगी या रिपीटिशन होगा? नहीं होगा। 5C2। या फिर तुम क्या करो, इन 5 में से एक पॉइंट उठाओ, इन 5 में से एक पॉइंट उठाओ, एक पॉइंट कोलिनियर में से, एक पॉइंट नॉन कोलिनियर में से। जैसे सपोज करो मैंने ये उठाए 10 वाला और 4 वाला, एक यूनिक लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? कोई रिपीट होगी लाइन इससे? 5 में से एक, 5 में से एक, तो क्या तरीका बना? 5C1, 5 कोलिनियर में से एक, 5 नॉन कोलिनियर में से एक। वही चीज बाद में एरो बनाकर लिख लेना घर जाकर। अच्छा, या तो यहां से दो या एक एक, या फिर यहां से कुछ ना उठाएं, यहां से उठाएं। अब यहां से कोई भी 2 पॉइंट उठाऊंगा तो एक ही लाइन बनेगी ना, तो कितना करेंगे? +1। 5C2 कितना होता है? 5 इंटू 5 25, +1 36। सेम आंसर आएगा, कैसे मर्जी कर लो। ऑब्वियसली शुरू में दिक्कतें आएंगी, अब की रिपीटिशन हो रहा है। अब ये ऐसा सवाल पहली बार करा हमने कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज बार बार काउंट हो रही है। दिमाग लगा लो अपना, अगर हिट कर जाए बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ जाए तब गलत नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा वो है, वो मैंने पहले लेक्चर के दौरान बोला था, तोते अभी तो उड़ेंगे और तोते उड़ेंगे अभी तो तुम्हारे, अभी तो चालू हुआ है चैप्टर। सवाल नहीं होंगे, लगे रहो बस, धीरे धीरे होने चालू हो जाएंगे। अब मान लो मैं तुम्हें यही सवाल दोबारा पूछ लूं ट्रायंगल वगैरह बनाने का, कर लोगे ना? अब एक बार समझ में आ गया तो आसान लगने लग गया। शुरू में आता है तब थोड़ा अजीब लगता है। नोट करो जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। क्या नहीं समझ में बता? समझ नहीं आया। या तो 5 नॉन कोलिनियर में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लूं तो लाइन बन जाएगी 5C2, या इनमें से एक उठाऊं, ऊपर से एक उठाऊं 5C1 इंटू 5C1, तब भी लाइन बनेगी। या फिर दोनों पॉइंट में इस लाइन से उठाऊं, लेकिन कोई भी 2 पॉइंट उठाऊंगा तो सेम लाइन बनेगी। तो डिस्टिंक्ट लाइंस कितनी आ रही है? एक ही आ रही है, तो +1 कर दिया, ऐड कर आंसर। बाद में लिख लेना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5C2 कहां से आया, 5C1 इंटू 5C1 कहां से आया। अब क्या लिखोगे इसके नीचे एरो बनाकर? one point out of selection of 1 point out of 5 collinear points and selection of 1 point out of 5 non collinear points। 5C2 कहां से आया? selection of 2 points from 5 non collinear points। 1 का मतलब क्या है? the line formed by the 5 collinear points। अब ये कहानी लिख लेना, हिंदी में लिखनी है, हिंदी में लिख लो, समझ में आनी चाहिए बस हो क्या रहा है। शाम तक तो याद रह ही जाएगा होपफुली, ना भी याद रहे तो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उनको देखकर, लेकिन लिख लेना। बाद में ये नहीं होगा कि 3 महीने बाद अगर फुल सिलेबस का टेस्ट हो रहा है तो दोबारा लेक्चर देखने जाओगे कि कहां पर पढ़ाया था और क्या रीजन बताया था। बाद में नहीं याद रहेंगी चीजें ये, ठीक है? हो गया नोट वगैरह? कौन है 1 मिनट वाला? जल्दी कर भाई, जिसने दुनिया करके बैठ गई। लिखना स्टार्ट करे तो भी कर, जल्दी कर। हो गया? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये घर से करके लाना। इन अ प्लेन there are 3 parallel lines. If each line has n points on it, अब इसका मतलब गलत मत समझ लेना, वैसे तो लाइन होती है उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मतलब हम कह रहे हैं हर लाइन के ऊपर n पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। लिख लो, ढंग से लिख लो। If n points are taken या selected on each line, then find the maximum number of triangles that can be formed using these points।
3 पैरेलल लाइन है, हर लाइन के ऊपर n पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट से कितने अलग अलग ट्राइंगल तुम बना सकते हो। ठीक है, होमवर्क है, कर लोगे, ट्राई करना, कोशिश करना। देखो मोटा मोटा काम तो हर कोई बच्चा कर लेता है कि 3 पॉइंट्स है, उसमें से 3 सिलेक्ट कर लिए और ये माइनस कर दिए। कोशिश होनी चाहिए कि सारे फालतू के केस माइनस हो, या अगर माइनस करने वाला काम नहीं कर रहे, मेथड 2 वाला काम कर रहे हो, तो सारे पॉसिबल केसेस इंक्लूड कर लो, कोई छूटना नहीं चाहिए। वो 3 C3 तक तो हर कोई कर लेगा कि 3 पॉइंट है, उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, 1-2 केस माइनस भी कर लोगे, लेकिन सारे करने पड़ेंगे जितने भी फालतू आ रहे हैं। ठीक है, करके आना, फिर कल बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। इन अ पार्टी there are 5 Indian and 5 American couples. If each person shakes hands with every other person except their spouse. स्पाउस का मतलब क्या होता है? क्या? अगर आदमी की बात करे तो उसकी वाइफ, या वाइफ अगर लड़की की बात करे तो उसका हस्बैंड, ठीक है, जिससे मैरिड है। If each person shakes hands with every other person except their spouse, then find the total number of handshakes. टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा पार्टी में, ये बताना है तुम्हें। 5 इंडियन कपल, 5 अमेरिकन कपल। हैंडशेक करवाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग। ये फर्क पड़ता है कि पहले कौन हाथ बढ़ा रहा है, बाद में कौन बढ़ा रहा है। तो सिर्फ सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना। करो। और वही वाली बात, अगर किसी और तरीके से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे पिछला सवाल करा था वो पॉलीगन नहीं, कौन सा करा था, 10 पॉइंट और उनकी स्ट्रेट लाइंस का, जैसे कुछ एक का 105 आया था, किसका, किसी का 25 आया था। तो गलती अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया, ना दिखे तो डिस्कस करा करो। हो गया? ठीक है। 5 इंडियन कपल है, 5 अमेरिकन कपल है। रिप्रेजेंट करना चाहो कर लो। जैसे क्या होगा, H1, H2, H3, H4, H5, ये 5 हस्बैंड है, और कौन से इंडियन वाले हैं, इनकी वाइफ्स है। इसमें हंसने की बात क्या थी वैसे? और बच्चे नहीं होते, निकलोडियन चला दो बस, चल रहा हो कुछ भी आगे, बस दांत फाड़ के। और ये मान लो इंडियन है, अमेरिकन हो गए, ठीक है। हमें क्या बोला गया, हर आदमी एक किसी अलग आदमी से हैंडशेक कर रहे, एक्सेप्ट अपने स्पाउस के, अपने जो बेटर हाफ है, जो हस्बैंड है या वाइफ है, उसके अलावा। तो हैंडशेक करवाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। अब इसको भी अप्रोच करने के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मेथड 1 क्या हो सकता है, वही सोच बनानी है बस अपने को। मेथड 1 ये है कि तुम 20 लोग है ना टोटल, 10 हस्बैंड है, 10 वाइफ है, 5-5 कपल थे। तो तुम क्या करो, 20 में से कोई भी 2 लोग सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट करनी नहीं है। 20 में से 2 लोग सिलेक्ट हो गए। सॉरी, जितने तरीके से 2 लोगों का सिलेक्शन होगा उतने ही हैंडशेक होंगे। जैसे मान लो मैंने पहले H1 और H2 को सिलेक्ट करा, तो उनमें हैंडशेक हो जाएगा। पहले H1 और W2 को सिलेक्ट करा, उनमें हैंडशेक हो जाएगा। तो जितने अलग अलग तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो उतने ही अलग अलग हैंडशेक होंगे। सिर्फ एक केस में नहीं होंगे। कब? जब हमने एक ही कपल को सिलेक्ट कर लिया, मतलब मैंने H1 के साथ W1 को सिलेक्ट कर लिया,
या H2 के साथ W2 को सिलेक्ट कर लिया, तब दिक्कत आ जाएगी ना। तो एक तरह से पॉलीगन वाला सवाल ही हो गया। पॉलीगन वाला सवाल ही एक तरह से कि 20 पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है, बस आसपास वाले नहीं जुड़ने चाहिए। वहां पर एक के बगल में 2 होते थे, यहां पर 2, बस 2 का पंगा है, वहां पर 3 का पंगा पड़ता था एक तरह से। तो कौन से केस माइनस करने पड़ेंगे? जब हमने एक कपल को ही सिलेक्ट कर लिया, जो 2 लोगों को सिलेक्ट करे वो एक कपल बना रहे हैं, तो कितने कपल हैं, तो कितने केस माइनस होंगे? ये पल्ले पड़ा क्यों करे? क्योंकि 2 लोगों के 10 कपल बन रहे हैं, 10 कपल में से कोई एक कपल सिलेक्ट होगा तो दिक्कत आएगी। कितना आ गया? 20 into 19 upon 2 minus 10, ये आ गया 180। एक्सप्लेनेशन लिख लोगे इसके बाद? ये तो हुआ मेथड 1। इसी को देखने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है? हैंडशेक करवाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। मैं क्या करता हूं, 20 लोग हैं, उनमें से कोई भी एक आदमी सिलेक्ट कर लेता हूं, एक पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूं, 20C1। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि H9 सिलेक्ट हो गया। अगर H9 सिलेक्ट हो गया तो W9 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो H9 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ऐसा तो है नहीं कि अपने साथ ही हैंडशेक कर लेगा, तो और W9 के साथ कर नहीं सकता, तो कितने ऑप्शंस बचे? 18। 18 में से एक और सिलेक्ट कर लिया, कितने लोग आ गए हमारे पास? 2। उनमें हैंडशेक करवा देंगे, काम हो गया। लेकिन मैंने जो सिलेक्शन करे वो कैसे करे? टुकड़ों में करे। उन्हीं 20 लोगों के ग्रुप में से पहले एक आदमी उठाया, फिर दूसरा उठाया, तो अरेंजमेंट होगी अपने आप। अरेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए तो 20 into 18/2 कितना आ गया? कैसे मर्जी कर लो, सेम चीज, सेम आंसर है। सर मेरा भी आया था, लेकिन मैंने एपी से किया था। किससे? एपी से। कौन सी एपी से? सिर्फ एपी लगा के करा था मैंने। कर सकते हैं? अगर मान ले मैं पढ़ाना चालू कर दूं कि सिलेक्शन से कर लेंगे, आंसर 180 आ जाएगा, इतना बोल के छोड़ दूं मैं, समझ में आएगा? तो बता ना तरीका क्या करा है। अब एपी से क्या प्रोसेस क्या लगा, ये दिमाग क्या लगा है वो बताना। 20 थे ना सर, हाँ टोटल, तो फिर मैंने ना एक ने तो हैंडशेक कर लिया, तो उसको हटा के 19 से शुरू किया, 1 तक जाएगा, मतलब 19 18 17 16 से 1 तक गया। फिर उसके बाद टोटल, फिर उसके बाद 19/2 मतलब सम, फिर फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहा था मैंने, और फिर मेरा आया था 190। तेरा धक्के से आ गया। सोच अगर करनी है इस टाइप की तो ये करनी होगी। H1 19 लोगों के साथ हैंडशेक कर सकते हैं, H2 18 लोगों के साथ कर सकते हैं, H3 17 लोगों के साथ कर सकते हैं, इस वजह से एपी बनेगी। ये करे कुछ और करा था? हाँ ठीक है, चल यार, हर चीज में तो ना बोले यार, रिपीट कर दो। मेथड 2 में ये करे, पहले 20 में से एक आदमी सिलेक्ट कर लिया, 20C1। अगर H9 सिलेक्ट हो चुका है तो उसकी वाइफ को सिलेक्ट नहीं कर सकते अब, क्योंकि कहा था अपने स्पाउस के साथ हैंडशेक नहीं हो सकता, तो H9 भी सिलेक्ट नहीं होगा, W9 भी नहीं होगा। बाकी कितने ऑप्शंस बचे? 18 ऑप्शंस बचे। उन 18 में से फिर एक पर्सन का सिलेक्शन कर लिया, 2 लोग सिलेक्ट हो गए, उनमें हैंडशेक हो जाएगा। लेकिन एक ही ग्रुप में से 20 लोगों का ग्रुप था, उसमें से हमने टुकड़ों में सिलेक्शन करे, पहले एक उठाया फिर एक उठाया, तो ना चाहते हुए भी उनके बीच में अरेंजमेंट होगी। अरेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए डिवाइड बाय 2 करें। ऊपर मुझे डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही 20C2 लगाए, तो 20C2 पहले से ही वो सारा काम करके हमें आंसर देता है। 20C2 अपने आप वो काम कर रहे कि सिर्फ सिलेक्शन हो, अरेंजमेंट ना हो, तो सिर्फ सिलेक्शन ऑलरेडी हो रहे तो डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब इसी में एक और वेरिएशन क्या पूछता है वो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन if no American woman shakes hands with the man, find the total number of handshakes. मतलब दो जो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, वो तो आपस में हैंडशेक कर ही नहीं रहे, वो तो है ही अभी भी, लेकिन एक कंडीशन और डाल देगी कि कोई भी अमेरिकन वुमेन जो है वो किसी भी आदमी के साथ हैंडशेक नहीं करी, भले वो इंडियन हो भले अमेरिकन हो। समझ रहे हो सवाल? एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आ गई, इससे ऑब्वियसली केसेस कम होंगे बढ़ेंगे?
कम होंगे ना, और कंडीशन डालते जाओगे तो कम होते जाएंगे। कितने केसेस आएंगे बताओ जल्दी करो। जो ऑफलाइन ले रहे हो तुमने तो नोट कर ही लिया होगा, ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लो, इतने में आंसर नहीं आएगा तो इसी को ऊपर करके बताऊंगा। एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर दूसरे पेज का दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ भैया बोल, आंसर बता रहा, आंसर नहीं बता मुझे, निकाल लो जितना आ रहा है, डिस्कस कर लेंगे। और ये थर्सडे को क्लास होगी ना, इसके बाद मेरी कल तो है ही, एक थर्सडे को होगी, थर्सडे को मैं चेक करूंगा। और रैंडम भाई ऑनलाइन वालों तुमसे भी साथ के साथ क्लास में देख के पार्टिस और चैट में, ये मत सोचना कि चैट में नाम आते हैं, पार्टिसिपेंट में भी आते हैं। रैंडम किसी को भी बोल के, और तुमसे भी, तुमसे तो डायरेक्ट ही देख सकता हूँ, नोट्स चेक करूंगा कि तुमने वो एक्सप्लेनेशन लिख रखी है या नहीं। अगर नहीं भी लिख रखी तो वेडनेसडे तक का टाइम है तुम्हारे पास, पूरा लिख लेना कल के लेक्चर के सारे नोट्स तक। एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की होनी चाहिए कि क्यों 5C2 करा है, क्यों 10C2। और ऑनलाइन वालों तुम भी बचे हुए नहीं हो, पार्टिसिपेंट में देख के किसी से भी मैं, और तैयार रखना अपने नोट्स वगैरह, किसी भी नाम देख के बोल दूंगा और ग्रुप में डालने होंगे उसी टाइम पर। उसमें फिर ये नहीं है कि सर शाम तक डालते हैं, कल सुबह डालते हैं, अपने तैयार रखना। और पर्सनल नंबर पर या ग्रुप में जैसे भी मेरी इच्छा होगी वैसे मंगवा लूंगा मैं। अब तो ये देख रहे हैं कि कितने पन्ने बचे हैं, कितना काम बचा हुआ है। मैंने तो नहीं करा, कैसे करो चलो जल्दी, क्योंकि तुम लोग वही प्राणी हो ना जो मतलब अपने भले के लिए काम नहीं करते, तुमसे करवाना पड़ता है मार मार के। कर लेते तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ प्राणी छुपे हुए हैं, कुछ मनुष्य मानुष है जो कर लिया, आंसर निकाल लिया। अब क्या होगा देखो, वही प्रोसीजर सेम लगाते हैं, शांत रहना थोड़ा सा। सॉरी, 20 में से कोई भी 2 लोग सिलेक्ट कर लिए, उनमें हैंडशेक करवा दिया। सॉरी, कौन कौन से केस काम के नहीं है? जब 2 कपल में हो रहे हैं आपस में, कितना माइनस करना पड़ा था? 10। यहां तक तो एक्सप्लेनेशन सेम है, लेकिन अब कुछ केस और हैं जो फालतू आ रहे हैं। कौन से केस फालतू आ रहे हैं? जब कोई अमेरिकन वुमेन, जैसे मान लो ये है, ये अगर किसी आदमी के साथ हैंडशेक करेगी, वो वाला केस फालतू आ रहे हैं, तो वो वाले भी माइनस करने पड़ेंगे। तो अब ये देखते हैं कि कोई अमेरिकन वुमेन कितने तरीके से आदमी के साथ हैंडशेक कर सकती है। तो हैंडशेक, वो पर्टिकुलर हैंडशेक करवाने के लिए एक अमेरिकन वुमेन चाहिए होगी। कितने अपने पास? 5। 5 में से कोई भी एक उठा ली। अच्छा, वही पर्टिकुलर हैंडशेक करवाने के लिए आदमी चाहिए होगा एक। कितने आदमी है, कितने ऑप्शन है? 9। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 9 क्यों है? क्योंकि H6 वाला केस तो मैं ऑलरेडी यहां पर माइनस कर चुका हूं, वो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसने जो अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक करा था वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, मुझे बाकी 9 लोगों के साथ हैंडशेक करवाने वाला केस माइनस करना है। तो क्या करूंगा? 9C1। 20C2 कितना आया था? 190 माइनस 10 माइनस 45, तो 180 में से 45 गए, 135, 135। ये आंसर है। समझ में आया क्या किया? 9C1 से हमने ये करा है कि अमेरिकन वुमेन मान लो W6 उठा ली। अब W6 के कौन कौन से केस माइनस होंगे? जब H6 अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक करेगी वो वाला केस माइनस होगा, लेकिन वो तो जब कपल वाला माइनस करा था तो उसमें इंक्लूड हो चुके, ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं ना उसे, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है अपने को। अच्छा, W6 और किस किस के साथ हैंडशेक करेगी तो दिक्कत है, बाकी बचे हुए 9 आदमियों में से किसी के साथ भी हैंडशेक करेगी तो प्रॉब्लम है हमें, तो वो वाले केस माइनस करने पड़ेंगे। तो एक वुमेन सिलेक्ट करी 5C1, बाकी बचे हुए 9 लोगों में से एक आदमी सिलेक्ट करा 9C1, मल्टीप्लाई कर दिया, वो केस हटा दिया। नहीं, अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि अरेंजमेंट्स तब मैटर करती है अगर वो पूछता कि पहले किसने हाथ बढ़ाया बाद में किसने बढ़ाया, जो कि पूछता नहीं है। हैंडशेक करवाते वक्त सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि कौन से 2 लोग सिलेक्ट हुए हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया।
सर क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है सर, समझ नहीं आते। देख भाई इंग्लिश है, देख मैं क्या बोलूं इसमें। कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा लेक्चर और देख, थोड़ा 2-3 बार पढ़ इनको घर पे। इसका मैं क्या बताऊं, इंग्लिश लिखी हुई है, अब उसको हिंदी में लिख देता हूं। यदि कोई भी अमेरिकन वुमन को क्या बोलते हैं, महिला, यदि कोई भी स्त्री अगर किसी भी पुरुष से हाथ नहीं मिलाती है तो कितने हाथ मिलाए जाएंगे? सर 5C1 into 9C1 वाले में by 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि अरे एक मिनट, 5C1 में से मैंने 5 लड़कियों का जो ग्रुप है उनमें से एक लड़की सिलेक्ट करी है। 9C1 से जो लड़कों का ग्रुप है उनमें से सिलेक्शन करे, 2 अलग अलग ग्रुप में से सिलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए नहीं आया। जब यहां पर सिलेक्ट करा था तो 20 लोगों का ग्रुप बनाकर सिलेक्ट करा था। इस बार मैंने उनके 2 ग्रुप बांट दिए, 5 लड़कियों का 10 लड़कों का, फिर उनमें से एक एक उठाया। अलग अलग ग्रुप में से टुकड़ों में सिलेक्शन ही कर पाओगे पहली बात तो, और करो तो उससे दिक्कत नहीं होती, सेम ग्रुप की दिक्कत होती है, इसलिए डिवाइड बाय 2 नहीं आया। ठीक है। और एक बात और बता दूं, पीएनसी तो है ही इंपॉर्टेंट। अब पीएनसी से रिलेटेड एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबको इतना तो एटलीस्ट पता ही है कि फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस, तो उसमें केसेस ही निकालने होते हैं। टोटल केस, फेवरेबल केस अगर तुम्हें निकालने ही नहीं आएंगे, प्रोबेबिलिटी का क्या कर लोगे? तो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर 80% इसी पर डिपेंड करता है, पीएनसी पर। तो एक चैप्टर की वजह से 2 चैप्टर खराब हो जाएंगे, और ये समझ में आ गया तो वो अच्छे से आ जाएगा। और दूसरी बात, वो भी मैं बार बार बोल चुका हूँ, चैप्टर जब चल रहा होता है किसी के ढंग से समझ में नहीं आ रहा होता। हमने भी जब खुद पढ़ा था 12वीं में जाकर थोड़ी फील आनी चालू हुई थी कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आया, अब कर लेंगे। पीएनसी में नहीं आता, अच्छे अच्छों को नहीं आता, अच्छे अच्छों के हाथ खड़े होते देखे हैं। तो टाइम लगेगा, टाइम देते जाओ बस। क्या लिख रहा है ये, 1 टेराबाइट क्या लिख रहा है भाई तू? चलो क्वेश्चन लिखो, होमवर्क है, घर से करके लाना। एक तो पहले दे चुका हूं, दूसरा ये लिखो। 28 गेम्स पर प्लेट, in a football tournament with each team playing once, how many teams were there? एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें हर टीम हर दूसरी टीम के साथ खेल रही है। जैसे मान लो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये सब कुछ है। इंडिया हर टीम के साथ खेलेगी, पाकिस्तान हर टीम के साथ खेलेगा, एक एक मैच होगा। टोटल टूर्नामेंट में 28 मैच हुए। इसने सेमीफाइनल फाइनल की बात करी है अभी कुछ भी? तुम्हें मानना नहीं अपने आप की, पहले 8 टीम होंगी, उसके बाद उनका सेमीफाइनल होगा, फिर कुछ नहीं, आपस में खेले एक एक गेम, कोई सेमीफाइनल कोई फाइनल नहीं, घर चले गए अपने। आईपीएल की लीग स्टेज होती है जैसे, उसमें हर टीम के साथ 2 मैच खेलती है, इसमें 1 मैच खेल रही है। उसके बाद कोई प्ले ऑफ वगैरह नहीं हुए, घर चले गए अपने अपने, कोरोना आ गया और निकले। तो 28 गेम हुए, तो कितनी टीम से चालू करा था? चलो ये किसी ने व्हाट्सएप करा था आज बच्चे ने, वही क्वेश्चन कर लेते हैं। How many different 7-digit numbers are there? How many? अगर डिफरेंट वर्ड या ना भी यूज करे तो वो अपने आप इंप्लाइड होता है। How many different 7-digit numbers are there? Such that sum of its digits is even. जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 4, कितनी डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट का। सॉरी,
7 डिजिट का नंबर है, अगर इसकी सारी डिजिट्स का सम करोगे कितना आएगा? 25 तो कहां से आ रहा होगा? 3 3 6 4 4 10 10 और 9 19 19 और 6 25 25 आ रहेगा। अच्छा ऐसा कैसे हो गया? चलो 25 छोड़ो, फिर 4 की जगह लिख लो 5। अब कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो सारी डिजिट्स का सम क्या रहा है? इवन आ रहा है। तो ऐसे बताने 7 डिजिट के कितने नंबर होंगे, और यहां पर बोला गया रिपीटिशन अलाउड है। करो जल्दी, सोचो। और हमेशा ये सोचा करो कि पीएनसी का 2-3 लाइन से ऊपर नॉर्मली नहीं जाता, तो छोटे से छोटा तरीका सोचने की कोशिश करो। ठीक है अर्चित और देवांश, सही आंसर। करें डिस्कस? कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है, बस एक सोच आनी चाहिए दिमाग में। ये 7 डिजिट का नंबर है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहली 6 डिजिट जो है ना, कैसे मर्जी भर दो, फर्क नहीं पड़ता हमें। इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस होंगे? कुछ भी भर दो, बस 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। इस प्लेस को फिल करने के 10 10 10 ये आएगा। जैसे हमने 9 10 10 10 लिखा, सब कुछ कोई ना कोई डिजिट तो फिल हो चुकी है ना उन प्लेसेस पर। तो जैसे ये डिजिट्स फिल हुई, इन 6 डिजिट का कुछ ना कुछ सम आया होगा। अब इन 6 डिजिट्स का जो सम है, या तो वो ओड आया होगा या वो इवन आया होगा। हमें मतलब नहीं क्या है। अगर इन सब डिजिट्स का सम ओड होगा तो मैं जानबूझकर एंड में क्या पुट करूंगा? 1 3 5 7 या 9। रिपीटिशन तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 6 डिजिट का सम ओड आया था, उसमें 7वीं डिजिट ओड ऐड कर दोगे तो सम क्या बन जाएगा? इवन हो जाएगा। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि मान लो पहली 6 डिजिट का सम इवन आया था, कुछ भी केस बना था इवन का, अगर एंड में मैं 0 2 4 6 8 पुट कर दूं तो 6 डिजिट का सम इवन, 7वीं डिजिट भी इवन है, तो इन सब का सम भी कितना आ जाएगा? इवन आ जाएगा। तो इन 6 को कैसे मर्जी फिल कर दो। अगर ओड आएगा तो आखिरी प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 5। अगर इवन आएगा सम, तब भी कितने ऑप्शन है? 5। तो आखिरी प्लेस को फिल करने के 5 ऑप्शन आएंगे, और पहले कुछ मर्जी कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल सच नंबर्स कितने होंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। 9 इंटू 5, शुरू का 9 और इसका 5 मल्टीप्लाई होकर 45 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है? 5। ये आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो? कुछ नहीं समझ में आया? यही करा था, कुछ और करा था? ठीक है। अगर यही यहां पर बोल दिया जाए कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये सवाल मुश्किल हो गया। फिर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि 7 डिजिट का सम इवन कब आ सकता है? जब सातों के सातों इवन हो, 5 इवन हो, 2 ओड हो, या 3 इवन हो, 5 ओड, 4 ओड हो, या फिर 1 इवन हो, 6 ओड हो। उसमें भी पंगे पड़ेंगे। जब इवन सिलेक्ट करे हो तो उसमें 0 सिलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि 0 सिलेक्ट हो रहा है तो उसको यहां पर नहीं रख सकते। तो केसेस बनेंगे, कर सकते हैं, लेकिन केसेस बन जाएंगे बहुत सारे। तो नॉर्मली इतना बड़ा नहीं पूछता, कहीं पर अगर आ गया तो बात कर लेंगे। सर इसमें 0 वाला केस ऑल से नहीं लेंगे, मतलब ये तो सेंटेंस क्या लिखते हो तुम लोग यार? सर इसमें 0 वाला केस ऑल से नहीं लेंगे, क्या मतलब हो इसका? मतलब 0 वाला केस ऑल से नहीं ले, पता नहीं भाई किसका है डाउट है। देवांश भाई कोई थोड़ा सा प्रॉपर स्टेटमेंट लिख, कुछ मतलब कोई सेंटेंस मतलब निकलता हो। सर अलग से नहीं लेंगे। अच्छा तो देख लिएगा ना एंटर करने से पहले, मुझे क्या पता क्या लिखना चाह रहे तू। नहीं, 0 वाला केस अलग से लेने की जरूरत नहीं है ना। एंड में 0 आ भी गया तो फर्क नहीं पड़ता। शुरू में 0 नहीं रखा, बस हमने शुरू में 9 ऑप्शन है, उसके बाद तो कुछ मर्जी डालता रहे, फर्क ही नहीं पड़ता 0 आ रहा है नहीं आ रहा। कैसे सर यार? हर्षित कह रहे हैं सर जब आपने कहा है कि डिफरेंट होने चाहिए नंबर्स, तो आपने ये कंडीशन क्यों दी कि रिपीटिशन अलाउड है? भाई मेरे नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये एक नंबर है,
कितना आएगा? ये एक नंबर है, दो नंबर है, ये दोनों नंबर आपस में डिफरेंट होनी चाहिए, इनके एक नंबर के अंदर रिपीटिशन अलाउड है, वो हो सकता है, आपस में अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही नंबर को दो बार काउंट नहीं करना, अगर ये नंबर एक बार काउंट हो चुका है एक बार ही काउंट करना है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर डिफरेंट वर्ड ना भी यूज करे तो वो इंप्लाइड है। ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही नंबर को 10 बार काउंट कर लोगे, फिर तो करते रहो, फिर तो इनफाइनाइट नंबर्स आ गए। तो अलग अलग नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक नंबर में रिपीटिशन हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ बोलो, और किसका डाउट है क्या? लास्ट में भी 10 लेके डिवाइड बाय 2 करते इवन होना चाहिए डिवीजन। गलत है वो, गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे या तो फिर लॉजिक ढूंढो। फिर तुम ये कह रहे हो कि आधे नंबर ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम इवन होगा, आधे नंबर ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम ओड होगा, हमें कैसे पता? या तो इसका लॉजिक पता करें कि ऐसा एक्चुअली हो रहा है नहीं हो रहा। आंसर से तो पता लग रहा है हो रहा है, लेकिन हमें कैसे पता फिलहाल? उसके पीछे रीजन क्या होगा? या तो रीजन सोचे, ढूंढे, बात करें, फिर वो बात करें कि टोटल 7 डिजिट के 9 इंटू 10 की पावर 7 नंबर बनते हैं, तो टोटल इतने बनते हैं सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 6। आधों का सम इवन आएगा, आधों का सम ओड आएगा, तो आधा आधा कर दिया। लेकिन वो बात हमें फिलहाल तो कोई आइडिया है नहीं कि आधा इवन आधा ओड क्यों आएगा। अगर पता हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया नोट वगैरह? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स in which each digit is greater than the digit preceding it। preceding digit का मतलब क्या हुआ? पिछले वाला। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, 6 डिजिट के बनाने, जैसे मान लो 1 3 4 6 8 और 9। ये कितने डिजिट का नंबर है? चेक करो, हर डिजिट अपनी पिछली डिजिट से बड़ी आ रही है। 3 1 से बड़े, 4 अपनी पिछली डिजिट 3 से बड़े, 6 अपनी पिछली डिजिट 4 से बड़े, चलता जा रहा है। ऑब्वियसली 1 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 से पहले कोई डिजिट है ही नहीं, तो हर डिजिट अपनी प्रीसीडिंग डिजिट से बड़ी हो। ऐसे 6 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? करो जल्दी करो। क्वेश्चन नोट कर लिया ना? वैसे तो क्वेश्चन नोट करके अपना ट्राई कर लो, मैं कुछ और क्वेश्चंस होमवर्क के लिए ले रहा हूँ। आया आंसर किसी का? कितना आएगा? 6720 60480 60480 कितनों का है? और क्या क्या आंसर बताया था? 1890। ये कितने का है? और क्या बताया था? 4096। आंसर है 84। पहले ये पहचानते हैं कि नंबर में हो क्या रहा होगा।
यहां पर एक डिजिट होगी, उससे बड़ी डिजिट यहां पर आएगी, इससे भी बड़ी यहां पर आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे डिजिट्स के बढ़ती जाएंगी, यही काम होगा ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि दो डिजिट सेम आ जाए? ये बात पॉसिबल है या नहीं है? अपनी सोच रखो, ये नहीं कि जनता नो सर बोल रही है तो जनता तो गलत जवाब भी दे रही है। तो कि दो डिजिट्स जो है वो सेम आ जाए, आइडेंटिकल हो। अगर किसी को लग रहा है तो बताओ क्या केस होगा, सोचो, आराम से सोचो, कोई बात नहीं, जवाब देने की जल्दी मत करो। ऐसा पॉसिबल है कि दो डिजिट सेम हो, आइडेंटिकल हो, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। कौन बोल रहा है बताओ? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कौन बोल रहा है बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं मैं डांटने को हो रहा हूँ। हाँ बता, कौन से बता। हाँ, तो जैसे मान ले मैंने यहाँ पर 3 रखा, अब मुझे 3 से बड़ा नंबर ही रखना होगा ना। मान ले मैंने 4 रख दिया, अब मुझे 4 से बड़ा नंबर रखना होगा, तो 6 आ गया। अब 6 से बड़ा नंबर रखना होगा, 7 आ गया। तो कब रिपीट होगी? क्योंकि अगर मान ले तूने 7 के बाद 7 रख दिया तो पिछले वाले से बड़ी नहीं रही ना, बराबर होगी। बराबर की बात तो करी नहीं हमने। तो ऐसा हो सकता है कि डिजिट्स रिपीट कर जाए। तो भले ही क्वेश्चन में नहीं बोला, वो हमें अपने आप सोचना पड़ा दिमाग लगाकर कि डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकती। ये हमने खुद कंक्लूड करे, सवाल में दिया नहीं हुआ था, उसको देने की जरूरत पड़ी नहीं। दूसरा सवाल मेरा तुमसे ये, ऐसा हो सकता है कि इस नंबर में 0 आ रहा हो। अब इस टोन में पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं है। 0 आ सकता है या नहीं? 0 यहां पर तो रख ही नहीं सकते, 6 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा, नहीं रख सकते ना। और बाद में अगर 0 मान लो तुमने यहां पर रख दिया तो 0 अपनी पिछली डिजिट से बड़ा नहीं होगा, तो 0 अलाउड नहीं है, 0 नहीं आ सकता। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे? 8 कौन कौन से बचे और कौन सा नहीं बचा भाई? इतना गलत तो मत बोलो, मतलब बाकी गलतियां कर लो। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सारी डिजिट्स डिस्टिंक्ट है। 0 अलाउड है नहीं, कितनी 9 में से डिजिट सिलेक्ट करनी होंगी? कितनी सिलेक्ट करनी होंगी? 6, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड नहीं, सारी अलग अलग होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ सच नंबर्स या टोटल सच नंबर्स, मैं काम करता हूं, मैं 9 में से कोई भी 6 डिजिट सिलेक्ट कर लेता हूं। इन 9 में से कोई भी बोलो कौन कौन सी डिजिट सिलेक्ट हो रखी है? क्या इतना रैंडम, थोड़ा तो रैंडम बोल लो। 2 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया, या 6 ले लो। ये 6 डिजिट सिलेक्ट होगी। अब इनको बिठाने के कितने तरीके होंगे? सोचो, एक ही भी होगा। सबसे छोटी पहले आनी चाहिए, फिर उससे बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, सबसे बड़ी एंड में। तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मुझे 2 को पहले रखने, फिर 4 को रखने, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को और 9 को। अगर मैं ये डिजिट सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास अरेंजमेंट करने का एक ही तरीका होगा, इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट करोगे तो वो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो 9 से 6 से मैंने अरेंज सिलेक्शन करा। वैसे तो नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट्स को अरेंज करना पड़ता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि उनकी अरेंजमेंट करने का एक ही वे है। तो इनटू में कितना करेंगे? 1। 9 से 6 से हमने क्या करे, एक सिलेक्शन ऑफ 6 डिजिट्स एक्सेप्ट 0। और इससे हमने क्या करे, उन 6 डिजिट की अरेंजमेंट करी है। तो 9 से 6 इंटू 1 करोगे, सोल्व करोगे, 84 आ जाएगा। तो सोल्व करने का ये था, उसके बाद तो कहानी सोचनी है बस कि क्या क्या कंडीशन होंगी, क्या क्या नहीं होगा। आप कौन बोल रहा था डाउट? क्या क्या कह रही है, जोर से बोल थोड़ा। कौन से पहले वाले केसेस में? एक ही तो केस है, सवाल ही एक है, उसमें 21 बना रखे हैं। कौन सा किया था बता? ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रही है। वही कह रहा हूँ, कान और आंखें, मुंह खुला होता है तुम्हारा, कान और आंखें बंद होती है। यहां पर मैंने सिलेक्ट करके फिर डिजिट्स को रखा है, टुकड़ों में रखा है मैंने।
जो मैंने प्लेसेस फिल करे हैं वो टुकड़ों में करे हैं, एक साथ करे हैं, एक साथ करें। जो मैंने पहले यहां पर कहा कि 9 ऑप्शन है, फिर 10 ऑप्शन है, फिर 10 ऑप्शन है, तो जो मैं डिजिट्स ले रहा हूं वो टुकड़ों में ले रहा हूं या एक साथ ले रहा हूं डिजिट्स को? टुकड़ों में ले रहे हैं। पहले एक डिजिट ली, टुकड़े मतलब पहले मैं वही कह रहा हूं ना, अब इतनी बात हो चुकी है इस लेक्चर में, टुकड़े वर्ड 10 बार यूज कर चुका हूं। अगर तो अभी भी वो रेफरेंस नहीं समझ पा रही, पहले मैंने एक डिजिट सिलेक्ट करी, मेरी बात सुन लेना, पहले मैंने ये वाली डिजिट सिलेक्ट करी, फिर मैंने ये वाली करी, फिर मैंने ये वाली करी, तो मैंने एक एक करके सिलेक्शन करे। तो अगर एक एक करके सिलेक्शन करते हैं तो मैंने कहा था अरेंजमेंट अपने आप हो जाती है, इसलिए मुझे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी एक्सप्लेन करी थी ये वाली बात कि अगर एक साथ सिलेक्शन करोगे तो अरेंजमेंट नहीं होगी, अगर टुकड़ों में करोगे, अगर एक एक करके करोगे, इंस्टॉलमेंट्स में सिलेक्शन करोगे तो अरेंजमेंट होती है। तो यहां पर मैंने कैसे करी है, एक एक करके करिए, अरेंजमेंट पहले से होगी तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर क्या है, मैंने पहले सिलेक्शन करे, सिर्फ एक साथ सिलेक्ट करी ना 6 की 6 डिजिट एक साथ सिलेक्ट करी है, तो मुझे अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो टुकड़े वर्ड में 20 बार यूज कर चुका हूं। हाँ चल, जो भी तेरा तरीका ठीक है। और कौन बोल रहा है? स्मॉलर वाले में फिर ये हो जाता कि अगर डिजिट्स कम होती जा रही हैं तो जीरो आ सकते हैं, क्योंकि जीरो पहले प्लेस पर नहीं आना चाहिए। जैसे अगर ये केस बन गया 9 8 4 3 1 0, अब यहां पर एंड में जीरो आ जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तब 10 में से 6 डिजिट सिलेक्ट करेंगे और अरेंज करने का एक तरीका होगा, फिर 10 से 6 हो जाएगा। अब वही तुम्हें सोचना पड़ेगा, हर टाइप तो मैं भी करवा नहीं पाऊंगा। अब पेपर में आ जाता, मान लो अगर डिस्कस ना होता, अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा उसमें जीरो नहीं आ सकता था लेकिन इसमें आ सकता है, तो 10 ऑप्शन है। इसमें कर ही नहीं पाएंगे ना वो, क्योंकि अगर इसमें मैं वो मेथड लगाने की कोशिश करूंगा, एक तो शांत हो जाओ यार, आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे तू क्या कहेगी, इसमें कितने प्लेसेस, कितने ऑप्शन है फिल करने के? 9 ऑप्शन है। अगर मैंने यहां पर 7 भर दिया, अब कितने ऑप्शन है? 8 कैसे है? इससे बड़ी डिजिट आनी चाहिए, इससे बड़ी डिजिट आनी चाहिए ना। वो सवाल तो कब के पीछे छूट गया, बड़ी भी तो डालनी चाहिए। अब 7 डाल दिया तो 2 ऑप्शन होंगे, 8 और 9। अगर 6 डाल दिया तो 3 ऑप्शन होंगे। तो इस पर क्या डल रहा है, उससे अगले वालों को फर्क पड़ रहा है, तो डायरेक्ट कर नहीं सकते। ठीक है, नोट कर लिया? ये 3 क्वेश्चन तो ये रहे, नोट कर लो। अब जो क्लास में अभी करवाना था, टाइम की कमी की वजह से एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, पर वो आएगा नहीं इस पर। चलो मैं कोशिश करता हूं, ये सोच कर आना सारे। और वो ये एक बार अगर आंसर निकाल लिया तो उसको फिर एनालाइज करना, क्योंकि घर पे कर रहे हो तो टाइम है ना पूरा। यहाँ पर तो चलो मैं 2-3 मिनट देता हूँ, कम टाइम देता हूँ, लेकिन घर पे एनालाइज करना कि कोई छूट तो नहीं रहा, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा, और क्या कर सकते हैं, कोई छोटा तरीका हो इससे, या भले ही बड़ा तरीका हो लेकिन कोई सोचने में सॉरी आसान तरीका हो, वो सब बातें। 10 स्पीकर्स हैव टू स्पीक at a conference. If S1 wishes to speak या wants to speak before S2, and S2 wants to speak before S3. S1 S2 से पहले बोल रहे तो उसके बाद S2 बोलेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि S1 ने पहले बोल दिया, उसके बाद 2 लोग और बोलकर चले गए, फिर S2 बोल रहे। बस S2 के बोलने से पहले S1 को बोलने, कितना पहले वो बोला नहीं गया। अगर वो क्वेश्चन में बोल देता कि जस्ट बिफोर S2 स्पीक्स, तब तुम कहते पहले S1 बोलेगा, जस्ट बाद S2 बोलेगा और उसके जस्ट बाद S3 बोलेगा। फिलहाल वो कंडीशन नहीं है। If S1 wishes to speak before S2 and S2 wants to speak before S3, then find the total number of ways. Then find
the 10 speakers can deliver their speeches. अच्छा, बाकी 7 का कुछ बोला हुआ है? वो बेचारे कह रहे हैं कि कैसे मर्जी बुलवा लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन बोलना उनको भी है। जिनका फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं कि उनको डस्टबिन में फेंक दिया और बोरी में बांध के नहर में डाल दिया। बोलना उनको भी है, बस वो बेचारे कह रहे हैं कि कैसे मर्जी बुलवा लो।